हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आरबी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स हमारी यूनिट 2 चल रहा है, जिसमें हम धीरे धीरे आज अंतिम लेक्चर तक पहुंच चुके हैं, अंतिम टॉपिक तक पहुंच चुके हैं। हमने न्यूमेरिकल्स भी सारे सॉल्व करवा दिए जो आपके सिलेबस में है। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे जो आपके सिलेबस में नहीं है, परंतु हम उसको कभी और समय में देखेंगे। ठीक है, तो आज अंतिम टॉपिक है आपका वन डे ग्राफ जनरेटर और संधारित्र के उपयोग। तो पहला चीज देखते हैं हम, वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डी ग्राफ जनरेटर है ना, या ये कह सकते हैं वन डी ग्राफ जनित्र। ये क्या है, कैसे कार्य करता है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना कैसी है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको एक बार ध्यान से देखिए। इस बार सिलेबस में नहीं था, इस साल के सिलेबस में वन डे ग्राफ जनरेटर नहीं था। शायद इस बार के सिलेबस में, यानी 2024-25 के सिलेबस में या 24-25 के सिलेबस में शायद ये हो, 23-24 में तो नहीं था। चलिए, तो वन डे ग्राफ एक अमेरिकन वैज्ञानिक था, है ना। वन डे ग्राफ नाम का एक अमेरिकन वैज्ञानिक था। यह अमेरिका का रहने वाला था, अमेरिकन वैज्ञानिक था, जिन्होंने सन 1931 में एक मशीन बनाया जो अति उच्च विभव लगभग 10⁶ वोल्ट, ठीक है, उत्पन्न करता था। इस मशीन को वन डे ग्राफ मशीन कहते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले वन डे ग्राफ नाम का एक अमेरिकन वैज्ञानिक था, जिन्होंने सन 1931 में एक मशीन बनाया जो अति उच्च विभव लगभग 10⁶ वोल्ट उत्पन्न करता था। इस मशीन को वन डे ग्राफ मशीन कहते हैं, क्योंकि वन डे ग्राफ ने इसको बनाया था। इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत इसका लिखेंगे, हमारे साथ लिखते जाइए आप। सिद्धांत है ना, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर जो है बीच बीच में गायब हो जाते हैं, तो चूंकि कुछ आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण हम इस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब समय मिलेगा हम इसको कंप्लीट कर देंगे। 8 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, इसका टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, सिद्धांत क्या है, पहला सिद्धांत इसका ये है, अति उच्च विभव उत्पन्न करना। अति उच्च विभव, यहां तक दिख रहा है, इसके आगे की नहीं, देख लो एक बार कहां तक। अति उच्च विभव उत्पन्न करना। दूसरा सिद्धांत यह है कि सभी आवेश गोले के पृष्ठ पर होंगे। ये गोला पृष्ठ, ये सब क्या आया है, इसको समझते हैं, पृष्ठ पर होंगे। ठीक है, ये इसके सिद्धांत है। अब आइए इस पर कार्य करते हैं, संरचना समझते हैं, फिर कैसे बनाया था। तो वन डे ग्राफ ने मशीन कैसे बनाया था उसको समझते हैं। तो वन डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसी मशीन है
जो अति उच्च विभव उत्पन्न करने के काम आती है। ये 2 सिद्धांतों पे काम करता है। पहला सिद्धांत इसका होता है अत्यंत अधिक यानी 10⁻6 वोल्ट तक विभव उत्पन्न करना, और दूसरा सिद्धांत इसका है कि जो सारे चार्जेस हैं वो गोले के पृष्ठ पर रहेंगे। तो कहाँ से गोला आया, ये कहाँ से ये सब चीज़ें हो रहा है, ये समझते हैं। तो सबसे पहले पांडे ग्राफ ने 2 पुली लिया है ना, एक ये पुली हो गया और छोटे नीचे बनाते हैं, एक ये पुली हो गया, यहाँ पर बनाते हैं आराम से, एक ये पुली है और एक ये पुली है इसके सीध में, ठीक है। दोनों पुली को उसने बेल्ट से जोड़ दिया, बेल्ट मतलब पट्टा, ठीक है। दोनों पुली को उसने एक बेल्ट से जोड़ दिया, ठीक है, और ये बेल्ट आपका कुचालक है। फिर इसके ऊपर एक स्टील का गोला ऐसे रख दिया, ठीक है, और इसको नीचे बनाते हैं, एक गोला ऐसे इसने रख दिया और एक गोला ये है पुली आपका, और इसको एक तार की सहायता से इससे, या कहें कि यहाँ पर कंघी लगा दिया, जो कंघी यहाँ से इससे जुड़ा था, ठीक है, और यहाँ पर एक कंघी और लगा दिया, जो कंघी इसको मान लेते हैं पुली P1, इसको पुली P2 बोलते हैं। ये कंघी C1 है, ये कंघी C2 है, ये आपका स्फीयर है, ठीक है। उसके बाद इसको उन्होंने सोर्स से जोड़ दिया, सोर्स यानी स्रोत से, जहाँ से आवेश लिया जाएगा, ठीक है ना, स्रोत से जोड़ दिया उसने। अब इसको उन्होंने बगल में इसको घुमाने के लिए एक जो है पट्टा लगा के एक विद्युत मोटर बना दिया, ठीक है। ऐसे से विद्युत मोटर होगा आपका, जो भी होगा, ठीक है, ये ऐसा करके ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसा कोई विद्युत मोटर था उसने बना दिया। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाइए, विद्युत मोटर। अब हम कलाकार तो हैं नहीं, है ना बच्चा, कि हम विद्युत मोटर बनाएं, लेकिन बनाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसको खड़ा करने के लिए, इस गोले को खड़ा करने के लिए उसने 2 कुचालक खंभे ले लिए, एक खंभा ये हो गया, एक खंभा ये हो गया, ठीक है। 2 कुचालक खंभा ले लिया और इसको खड़ा कर दिया, ये सोर्स से हमने जोड़ दिया। अब क्या कर रहा है, वन डे ग्राफ ने बताया कि यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज लाएगा, ठीक है, इस कंघे पर जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ से दिया जाएगा, और यहाँ से ये कंघा ये जो, पहले मैं बता देता हूँ, ये कुचालक पट्टा है, पहले पूरी कहानी लिख देता हूँ। कुचालक पट्टा, इसकी संरचना मैं बना रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा कहीं। ये है इसकी संरचना, कैसे इसकी संरचना है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये हम पढ़ रहे हैं। ये चालक गोला है, चालक गोला स्टील का ले सकते हो आप, स्टील का मैं स्टील का लिया हूँ, स्टील लिख देता हूँ, स्टील का, स्टील का, ठीक है, स्टील का चालक गोला है। और ये जो दोनों हैं ये कुचालक खंभे हैं, ठीक है, कुचालक खंभा, ध्यान से देखिएगा, आपको कहानी की तरह याद हो जाएगा, ठीक है। ये कुचालक खंभा है, ये कंघी C1 है, ये कंघी C2 है, ठीक है, ये कुचालक पट्टा रहा और ये चीजें रही, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इस स्रोत से हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया और विद्युत मोटर की सहायता से ये बेयरिंग घूमना शुरू हुआ, ये रोलर घूमा, ये कुचालक पट्टा भी घूमेगा ऐसे ऐसे करके। तो जो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो पट्टे पे ऐसे ऐसे, पट्टे की सहायता से ऐसे ऊपर जाएगा, कंघी C1 में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसे ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद इस कंघी के संपर्क में आने से ये यहाँ पर पहुँच जाएगा और उसके बाद गोले के पृष्ठ पर ऐसे चलता रहेगा। फिर यहाँ से वही प्रक्रिया चलेगी, फिर घूमता हुआ आएगा, फिर इस कंघी की सहायता से फिर इस गोले पर आवेश गोले के पृष्ठ पर ऐसे बिखरता चला जाएगा। ये प्रक्रिया करते करते एक समय ऐसा आएगा कि 10⁶ वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाएगा इस सरफेस पर, ठीक है। पहले फिर समझते हैं, विद्युत मोटर की सहायता से 2 पुली लगाए थे हमने और कुछ अलग बेल्ट था और सोर्स से इसको जोड़ा था कंघी C1 से। जब विद्युत मोटर घूमना शुरू हुआ तो कुचालक बेल्ट पर ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ रहे इसकी सहायता से ये ऊपर इस पुली तक आए, पुली 2 तक, और ये भी घूम रहा है, यहाँ से कंघा C2 जुड़ा है, इस कंघे की सहायता से पॉजिटिव चार्ज इस गोले के पृष्ठ पर आए, ऊपर बाहरी पृष्ठ पर, खोखला गोला है ये, ठीक है।
तो ऐसे से करते करते यहाँ पर ये प्रक्रिया चलती रहे तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ज हो गए, जिस कारण यहाँ पर 10⁻6 वोल्ट उत्पन्न हो गया। अब अगर हम निर्वात में हैं, यदि हम निर्वात में हैं बच्चों, यदि निर्वात में इस मशीन को रखे हैं, यदि निर्वात में यह मशीन है, तब 10⁻6 वोल्ट से अधिक करंट नहीं, वोल्टेज नहीं उत्पन्न करे। 10⁻6 वोल्ट से अधिक वोल्ट उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसका कारण मैं बता रहा हूं, उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका कारण ये है बच्चों कि जब 10⁻6 से अधिक वोल्टेज होगा तो जो आसपास की हवाएं हैं, इस पृष्ठ के आसपास की जो हवाएं हैं, ये आयनीकृत हो जाएंगी। कोरोना डिस्चार्ज आपने पढ़ा होगा, वो प्रक्रिया यहाँ पर कोरोना डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी सभी ये जो बाहर के करंट है वो हवाओं के साथ निकलता चला जाएगा, 10⁻6 वोल्ट से ऊपर नहीं हो पाएगा। इसके ऊपर जब भी बढ़ेगा हवाओं को आयनीकृत कर देगा और हवाओं में करंट बहने लगेगा, हवाओं में चलता चला जाएगा। इधर इस पृष्ठ पर 10⁻6 वोल्ट ही रहेगा। यही कारण है कि निर्वात में नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको ये करंट अधिक चाहिए तो आप वायु में नहीं कर सकते। ओहो, यहाँ पर गलती हो गया है, यदि निर्वात में है, वायु में, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया। यदि वायु में रहेगा तब ये प्रक्रिया होगी। अगर आपको 10⁻6 वोल्ट से अधिक करंट चाहिए तो नोट नंबर ये था, नोट नंबर 2 में लिख लीजिएगा, तब इस मशीन को निर्वात में रखेंगे। यदि अधिक वोल्टेज चाहिए, अधिक वोल्टेज चाहिए तो यह मशीन निर्वात में रखो। आप निर्वात में होना चाहिए। अगर अधिक वोल्टेज चाहिए तो यहाँ कहाँ होना चाहिए? निर्वात होना चाहिए, ताकि हवाओं को हानिकृत न कर पाए। ठीक है, परंतु अत्यधिक वोल्टेज होने का 2-3 बातों का और ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आग न लग जाए। अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होगा तो आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर तो वापस से समझते हैं, ये विद्युत मोटर की सहायता से ये पट्टा जब घूमेगा तो ये पुली घूमेगा, ये पुली घूमने की वजह से ये पट्टा भी घूमना शुरू कर देगा। ये जो पुली P1 घूमेगा, P2 भी घूमेगा। यहाँ से सोर्स से वो पॉजिटिव चार्ज ले जाके इस कंघे के पास ले जाएगा, और कंघा किसके जुड़ा है? गोला से जुड़ा है, चालक गोला उसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये धीरे धीरे करके चार्ज इस पे देता चला जाएगा। अंतिम में ऐसा होगा कि 10⁻6 वोल्ट तक का यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। ये इसकी संरचना है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा समझते हैं 2-3 बातें और। हमेशा याद रखिएगा कि चार्ज जो है, संरचना ये समझ में आया आपको? आओ हम इधर अब चलते हैं वापस। इन बातों को नोट करते जाइएगा, जैसे हमने लिखा वैसे ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीजें हम समझ गए। अब हम इसको स्लिप कर रहे हैं बच्चों। यहां पर समझिए, पहली बात हमने बताया 10⁻6 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है। दूसरा सिद्धांत का था कि पृष्ठ पर चार्ज रहते हैं। तो आइए समझते हैं इस गोले को वापस। इस टाइप का गोला है, एक छोटा सा गोला बीच में था जो पुली था आपका, पुली P1। इसकी त्रिज्या R होगी, स्मॉल r, और इसकी त्रिज्या होगा कैपिटल R। ठीक है, यहाँ का मान लेते हैं इस पर चार्ज जो है, भाई पट्टा घूम रहा है तो उस पर भी तो चार्ज होंगे, उस पुली P2 पर भी तो चार्ज होगा। ये चार्ज मान लेते हैं स्मॉल Q है, और यहाँ पर जो चार्ज है ये है कैपिटल Q। यहाँ पर जो चार्ज है ये क्या है? कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि विभव की कहानी ये है कि विभव अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है। यानी इसका विभव कम होगा, इसका विभव अधिक होगा। इसको विभव को हम VR ले लेते हैं, VR। तो विभव का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? KQ/R, ये पढ़ा था ना, KQ/R। अब ध्यान दीजिएगा, विभव का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, V = KQ/R। अब इस बात को ध्यान सोचिएगा। अब इस पृष्ठ पर पहले हम बाहर का निकालें क्या? पहले हम बड़े वाले का निकालते हैं, VR। इस पृष्ठ पर जो विभव होगा वो इसका तो स्वयं का तो होगा ही, स्वयं का विभव तो होगा ही, प्लस इसका भी चार्ज इस पर चला गया है ना? इस यहाँ से प्रवाहित हो रहा है, इससे ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है,
तो इस छोटे गोले का चार्ज भी तो यहाँ पर जा रहा है। बात को समझो, ये छोटे गोले का विभव अधिक है, इसलिए यहाँ से यहाँ आवेश का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर का तो विभव मिल गया, फिर यहाँ से जो जा रहा है इसका विभव कैसे मिलेगा? तो के क्यू बटे में आर। यहाँ पर जो इसके कारण विभव हो गया स्मॉल क्यू जो गया चार्ज वहाँ पर, तो यहाँ पर के क्यू बाई आर। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात छोटे गोले पर देखते हैं। तो छोटे गोले पर के क्यू इसका भी होगा, तो के क्यू बाई क्या हो जाएगा? इस गोले पर जो विभव होगा पहले तो इसका तो स्वयं होगा, ठीक है, और दूसरी बात इसका भी तो विभव इस पर होगा, के क्यू बटे में आर। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? बात समझिए थोड़ा सा। इस विभव इस गोले के कारण इस पर जो विभव था ये इतना था, पहले इसका स्वयं का था, बाद में इसका भी, और इस पर भी इसका स्वयं विभव होगा प्लस इसका भी तो विभव इस पर होगा, तो वो हमने के क्यू बाई आर लिया है। आर त्रिज्या पर था इसलिए, इसके कारण भी तो यहाँ पर विभव का कुछ अनुभव होगा। तो यहाँ से बातें समझ में आई। तो वी आर, क्योंकि वी आर बड़ा है तो हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। वी आर में से वी कैपिटल आर को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा वी आर क्या है, के क्यू बटे में आर प्लस के क्यू। अच्छा यहाँ पर देखो छोटा आर लिया ना, यहाँ पे क्यू होगा स्मॉल क्यू, के क्यू बटे में आर प्लस के क्यू बटे में आर बड़ा वाला, फिर माइनस कर रहे हैं, ये वाला तो होगा के क्यू बटे में कैपिटल आर, फिर ये भी माइनस हो जाएगा के क्यू, यहाँ पे माइनस लगा दो तो प्लस हो जाएगा के क्यू, माफ करना, के क्यू बटे में आर। ठीक है, अब माइनस जब अंदर जाएगा तो डेल्टा भी मैं लिख रहा हूँ, विभवांतर क्या होगा, तो के क्यू बटे में आर प्लस के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू बटे में आर, फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस के क्यू बटे में स्मॉल आर। ठीक है, अब यहां पर देखिए के क्यू बाई स्मॉल आर कैंसिल हो रहा है। कहां से मिस्टेक हुआ भाई? के क्यू बाई स्मॉल आर, कुछ दिक्कत हुआ क्या कहीं से? देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया बच्चों, एक मिस्टेक हो गया, ये इसको मैं वापस से लिखता हूँ। ये था आपका के क्यू बटे में आर, इसका भी वो अधिक था इसलिए इसमें से इसको घटाया। यहाँ पर देखो एक मिस्टेक ये हुआ था कि यहाँ पर कैपिटल आर है बच्चों, कैपिटल आर है, तो के क्यू बटे में कैपिटल आर। ठीक, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम है, तो यहाँ से डेल्टा भी निकल के आएगा, के क्यू बाई आर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर के क्यू हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 1/r और यहाँ पर बचेगा -1/r, है ना। ये होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो ये था आपका कुल मिला जुलाकर वन डे ग्राफ जनरेटर। यहाँ से ये सिद्धांत पता चला कि यहाँ से ये ज़्यादा है इसलिए यहाँ से विभव छोटे गोले से विभव बड़े गोले की ओर जा रहा है, क्योंकि इसका विभव अधिक है। विभव का सिद्धांत है विभव अधिक से कम की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, ठीक है, ये बातें समझ में आया। तो ये था आपका कुल मिला जुलाकर वन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है बच्चों, स्लिप करें। ये कभी कभी इसके बारे में पूछ लेता है कि वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में संरचना के साथ वर्णन कीजिए, तो आप बता दीजिएगा, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक है, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है संधारित्र का उपयोग। इसको मैं केवल ऐसे ही बता देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। संधारित्र का उपयोग, पहला इसका उपयोग है आवेश को संरक्षित के लिए, आवेश को संरक्षित करने के लिए, यानी स्टोर करने के लिए। इसको थोड़ा समझते हैं। आप देखे होंगे कि आपके यहाँ या तो
इलेक्ट्रिक मोटर होगा, विद्युत मोटर, या फिर पंखे में देखते हैं गोला गोला सफेद टाइप का कोई पदार्थ लगा रहता है, इस टाइप का कोई गोला रहता है और इसमें दो ऐसे नुकीले तार निकले रहते हैं, ठीक है। ये ऐसी पट्टिकां होती है उसमें दो ऐसे तार निकले थे। कंडेंसर जिसे बोलते हैं, कंडेंसर, तुम लोग कंडेंसर बोलते हो ना, ये एक प्रकार का कैपेसिटर है। क्या है? कैपेसिटर। तो क्यों हम लगाते हैं? ये क्या करता है, जब कोई भी मशीन शुरू में स्टार्ट होती है, कोई भी विद्युत यंत्र जब स्टार्ट होता है, उसमें हमें पता है कि जो पंखा होता है, मान लेते पंखा लेते हैं, तो जब शुरू में स्टार्ट होता है उसको हाई वोल्टेज चाहिए, अधिक करंट चाहिए, अधिक आवेश चाहिए। तो जो कैपेसिटर होता है वो आवेश को संरक्षित करके रखता है, उसको स्टार्ट करने के लिए तुरंत उसको अधिक करंट दे देता है। जब एक बार चल जाता है वो, तो फिर चलता रहता है। जब बंद होता है तो वापिस वह एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, वो प्रेरित धारा वापस देती है। तो क्या करता है कैपेसिटर, वापस उसको स्टोर कर लेता है। अगर ऐसा ये ना करे तो वहाँ पर आग लगने की संभावना होगा, डिवाइस जल्दी खराब होगा, क्योंकि करंट जो है तुरंत समान करंट नहीं मिल सकता। स्टार्ट करने में थोड़ा ज़्यादा करंट चाहिए, तो उतना ही करंट में कैसे स्टार्ट हो जाएगा। तो कैपेसिटर ये क्या करता है कि उस समय चार्ज को स्टोर किए रहता है और तुरंत उसको देके स्टार्ट करता है। इसलिए आवेश का संरक्षण जरूरी होता है, इसलिए आवेश संरक्षण के लिए भी कैपेसिटर का यूज होता है। नंबर 2, ऊर्जा को भी संरक्षित करता है, ऊर्जा को संरक्षित करता है, ऊर्जा को भी संरक्षित करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर चार्ज को संरक्षित कर रहा है तो ऊर्जा को भी संरक्षित करता है, ठीक है। और इसकी ऊर्जा बड़ी काम की है। मैंने बताया कि शुरू में जो मशीन स्टार्ट होती है उसमें कंडेंसर इसलिए लगा रहता है कि शुरू में जब स्टार्ट हो उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो तो ये दे सके, ठीक है। तीसरी बात, इसको आप कई बुकों में लिखा है, आप इसको देख के वहां से लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ से कुछ पूछता नहीं है, लेकिन समझने के लिए जरूरी है। तीसरी बात, वैज्ञानिक अनुप्रयोग में, वैज्ञानिकों के अनुप्रयोग में, मतलब वैज्ञानिक भी इसका अनुप्रयोग करते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। और 2-3 बातें हैं। ठीक है, चौथा है विद्युत उपकरणों में। हमने बताया पंखे उंखे में इसका यूज किया जाता है, विद्युत उपकरणों में क्यों किया जाता है ये भी बताया है ना। उस डिवाइस को खराब होने से, उस मशीन को खराब होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए, और एक आध पॉइंट होगा। और इसका एक 5वां और अंतिम प्रयोग है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में भी आप देखे होंगे ट्रांजिस्टर वगैरह में छोटे छोटे चिटपुटिया की तरह लगे रहते हैं, उसमें 2 पिन होता है, इसे लगा देते हैं। तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। वहां पर भी इसका मुख्य काम केवल है आवेश को संरक्षित करना और चार्ज को भी संरक्षित करना, और यहाँ से इसका जैसा उपयोग बनता है वहां उसका प्रयोग करते रहते हैं। तो अभी आपका ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका लेक्चर नंबर 10, ये लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर नंबर 10 में समाप्त हो गया। इसका न्यूमेरिकल हमने 10 तक लगाया है। 2 न्यूमेरिकल्स और बच्चे हैं जो आपके सिलेबस में, बाकी और न्यूमेरिकल भी हैं, तो हम किसी और दिन एक आध लेक्चर में उसको कंप्लीट कर देंगे। फिर भी हम यहाँ तक मानते हैं कि ये चैप्टर आपका यूनिट 2 समाप्त हो गया। अब हम यूनिट 3 पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। और विद्युत धारा आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, उसी का थोड़ा सा और डीपली अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। वान डेग्राफ जनरेटर क्या है, संधारित्र का उपयोग क्या है, ठीक है। अब ये आपका यूनिट 2 समाप्त हो गया है। धन्यवाद।